हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है चार्टिंग द पाथ फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। चार्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का मैप तैयार करना कि किस तरीके से आगे काम करना है। तो इसका यही मतलब हुआ कि एक रास्ता तैयार करना, एक नक्शा तैयार करना 16th फाइनेंस कमीशन के लिए, जो अभी आने वाला है। ठीक है, जो काफ़ी न्यूज़ में है और जल्दी ही जो है वो आएगा। फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंस कमीशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन देता है और टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो और भी इसकी बहुत सारी रिकमेंडेशन रहती हैं। 4 इसके मेंबर्स रहते हैं और ये जो है अभी लेटेस्ट जो है वो आने वाला है 16th फाइनेंस कमीशन। तो इसका जो मैप है, किस तरह से ये काम करेगा या फिर किस तरह से इसको काम करना चाहिए, पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना। मेरा नाम है अभिलाष, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो क्या लिखा हुआ है? द 16th फाइनेंस कमीशन इज़ ड्यू टू बी सेटअप शॉर्टली। मतलब क्या है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो जल्दी ही जो है वो सेटअप हो जाएगा, शॉर्टली, जल्दी ही। Many critical changes have taken place since the constitution of the 15th Finance Commission in November 2017 that includes COVID-19 and subsequent geopolitical challenges। तो आपको पता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो चेंजेस हुई हैं। जब पिछला फाइनेंस कमीशन आया था 2017 में, उसके बाद बहुत सारी चेंजेस हुई हैं जिसमें कोविड-19 भी आया है और कुछ जियोपॉलिटिकल रिलेटेड भी चेंजेस जो हैं वो हुई हैं। जियोपॉलिटिकल मतलब ज्योग्राफी और पॉलिटिकल चेंजेस भी जो हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट्स चेंजेस हुई हैं। बहुत सारी स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट आई हैं और एरियाज़ को लेके भी कुछ चेंजेस हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुई हैं जब 2017 में 15th फाइनेंस कमीशन आया था और अभी जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो आएगा उसके बीच में। द कंबाइंड गवर्नमेंट डेप्ट GDP रेशो हैड आल्सो शॉट अप क्लोज टू 90% एट द एंड ऑफ 2021। जो कंबाइंड डेप्ट GDP रेशो थी। डेप्ट क्या होता है? जो किसी गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्जा होता है ना, उसको बोलते हैं डेप्ट। और GDP तो आपको पता है हमारी जो इनकम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी जो इनकम है उसको बोलते हैं। तो इन दोनों की ये क्या मतलब है इसका डेप्ट GDP रेशो? इसका मतलब ये है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि गवर्नमेंट जो है क्या वो उतना पैसा कमा पा रही है, क्या उसकी इतनी GDP हो रही है, इतनी अर्निंग हो रही है कि वो जो है अपने डेप्ट को जो है वो चुका सके, मतलब सही टाइम पे सही समय पे अब उसके जो कर्जे हैं उसको वो चुका सके। तो उसको बोलते हैं डेप्ट GDP रेशो। ठीक है, तो जो डेप्ट GDP रेशो है ना, ये भी लगभग 90% तक पहुंच गई थी 2020-21 में। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो हुए हैं। मैनी स्टेट्स शो लार्ज फिजिकल इम्बैलेंसेस टू। फिजिकल का मतलब क्या होता है? पैसे के रिलेटेड। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें फिजिकल इम्बैलेंस चल रहा है, मतलब कुछ ठीक नहीं है। कुछ स्टेट्स में फिजिकल डेफिसिट चल रहा है, मतलब वो घाटे में चल रही हैं, वो खर्चा ज़्यादा कर रही हैं, एक्सपेंस ज़्यादा कर रही हैं, लेकिन उनकी जो इनकम है वो कम है। तो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल इम्बैलेंस चल रहा है। आगे क्या है? दी वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज़ का पहलू। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों डायमेंशन हम देखेंगे कि क्या इसका मतलब चल रहा है। The 14th Finance Commission had raised the share of states in the divisible pool of central taxes to 42% from 32%। मैंने पहले ही बताया फाइनेंस कमीशन का ये भी एक काम रहता है कि वो टैक्सेस को डिवाइड करती है कि कितना शेयर सेंटर के पास रहेगा, कितना शेयर स्टेट के पास रहेगा। तो जो 14th फाइनेंस कमीशन आया था ना, उसने शेयर जो स्टेट का शेयर्स रहता है टैक्सेस का, डिविजिबल पूल में जब डिवाइड किया जाता है तो उसको 42% कर दिया था, 32% से बढ़ा के 42% कर दिया था। दिस वॉज रिवाइज टू 41% व्हेन द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया वॉज रिड्यूस टू 28। उसके बाद क्या हुआ? 2 यूनियन टेरेटरीज बन गई इंडिया में, एक जे एंड के बन गई, एक लद्दाख बन गई। तो हमारी जो स्टेट्स थी वो दोबारा 28 हो गई। तो इसको दोबारा से रिवाइज़ किया गया और 41% हो गया ये, जब हमारी स्टेट्स जो है वो 28 हो गई 2019 में। However, the central could manage the situation because of the withdrawal of planning commission grants as the planning commission was abolished। लेकिन हमारी जो सेंटर है वो कुड मैनेज दी सिचुएशन, वो सिचुएशन को मैनेज कर सकती है, क्योंकि
बिकॉज ऑफ द विदड्रॉल ऑफ प्लानिंग कमीशन ग्रांट्स, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन की जो ग्रांट्स थी, मतलब उन्होंने जो बोला था करने के लिए वो विदड्रॉल हो गया है, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन है ना वो हमारा अबॉलिश हो गया है, काफ़ी टाइम पहले ही वो ख़त्म हो गया है। तो आपको पता है ना प्लानिंग कमीशन क्या है, जो 5 ईयर प्लान लेके आया था 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये अबॉलिश हो गया है। तो इन्होंने जो ग्रांट्स प्रोवाइड की थी वो भी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इनको ही ख़त्म कर दिया है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिचुएशन को जो है वो मैनेज कर सकती है। There may not be a strong case for recommending any further increase in the state's share of central taxes in the view of central's large fiscal imbalance। मतलब ये भी कोई एक स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता है कि जो स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में उसको और बढ़ा दिया जाए और इंक्रीज़ कर दिया जाए, क्योंकि सेंट्रल है ना जो वो काफ़ी फिजिकल इम्बैलेंसिस में चल रही है। मतलब सेंट्रल का जो पैसा है वो काफ़ी घाटे में चल रही है, उसमें काफ़ी इम्बैलेंस बना हुआ है, इनइक्वालिटी बनी हुई है। तो ये भी रिकमेंड करना सही नहीं होगा कि हम लोग जो है वो स्टेट का जो शेयर है टैक्सेस का उसको बढ़ा दें। Alongside the re-examination of the role of non-shareable cess and surcharges is required। और क्या करना चाहिए जो 16 फाइनेंस कमीशन आने वाला है, जो नॉन शेयरेबल सेस और सरचार्ज है। सेस क्या होता है, ये एक किस्म का टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। सपोज़ करो अगर कोई एजुकेशन के लिए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो क्या करेगी, एक अलग से टैक्स लगाएगी जिसको सेस बोला जाता है, ठीक है। और सरचार्ज का मतलब क्या होता है, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। सपोज अभी किसी कोई टैक्स जो है वो 20% है, तो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए 2% का और टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, उसको बोलते हैं सरचार्ज। तो ये नॉन शेयरेबल, मतलब जो नॉन शेयरेबल है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर नहीं होता है, तो उसको भी जो है वो री एग्जामिन करने की ज़रूरत है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। During 2020-21 to 2020-24, the effective share of states in the central's gross tax revenue averaged close to 31%। 2020-21 से लेके 2023-24 तक जो इफेक्टिव शेयर था स्टेट्स का, जो हिस्सा था जो सेंट्रल का टोटल ग्रास टैक्स रेवेन्यू है, मतलब जो भी टैक्स का पैसा आता है सेंट्रल को, तो उसका जो शेयर था ना स्टेट्स का उसमें, वो लगभग 31% तक था, विच वॉज सिग्निफिकेंटली लोअर दैन द कॉरस्पॉन्डिंग शेयर ऑफ नियरली 35% इन ड्यूरिंग 15 to 20। ये काफ़ी कम था अगर हम लोग देखें, क्योंकि दो अगर हम लोग कंपेयर करें इसको 2015 से 20 तक, तो उस टाइम पे वो 35% था, लेकिन 2021 से लेके 2024 तक उसको 31% तक पहुंचा दिया। दिस वॉज ड्यू टू इनऑर्डिनेट इंक्रीज इन द शेयर ऑफ सेस एंड सरचार्ज टू 18.5% ऑफ द सेंट्रल GTR ड्यूरिंग द 20 to 24 फ्रॉम 12.8% ड्यूरिंग 15-16 to 20। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनऑर्डिनेट मतलब होता है अनइक्वल मतलब जो अब नॉर्मल इंक्रीज़ हुआ, जो शेयर था सेस और सरचार्ज का जो शेयर था टू 18.5%। तो ये इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, जो सेंट्रल का GTR था वो 12.8% हो गया 2015-16 से अगर हम लोग कंपैरिजन करें, तो ऑटोमेटिकली जो स्टेट्स का शेयर था वो कम हो गया। This heavy reliance on cess and surcharge required scrutiny by the 16th Finance Commission। ये जो हैवी रिलायंस हुआ है, मतलब सेंट्रल जो है वो सेस और सरचार्ज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो गई है, और ना वो स्टेट के साथ इसका हिस्सा शेयर करती है, तो इसकी स्क्रूटिनी करने की ज़रूरत है। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है, जांच करना, किसके द्वारा, जो 16th फाइनेंस कमीशन आने वाला है। वन ऑप्शन इज़ टू फ्रीज दी शेयर ऑफ सेस एंड सरचार्ज टू सम बेस नंबर। एक ऑप्शन ये भी है कि फ्रीज कर दिया जाए, मतलब रोक दिया जाए जो सेस और सरचार्ज का शेयर होता है कोई एक बेस नंबर को। उसके बाद इन द पीरियड अंडर द 13th फाइनेंस कमीशन दिस शेयर वॉज जस्ट 9.6%। अगर हम लोग 13th फाइनेंस कमीशन की बात करें, ये जो शेयर था ना वो सिर्फ 9.6% था। परहैप्स ए 10% अपर लिमिट ऑफ द शेयर ऑफ सेस एंड सरचार्ज एज द परसेंटेज ऑफ सेंट्रल GTR में बी रिकमेंडेड। लेकिन जो 10% अपर लिमिट होती है ना सेस और सरचार्ज की, जो हम लोग टोटल GTR अगर टोटल टैक्स रेवेन्यू लगाएं तो उस चीज़ को रिकमेंड किया गया था 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा टू मेक इट बाइटिंग। अगर हमें इसे और ज़्यादा बढ़ाना है, द शेयर ऑफ स्टेट्स मस्ट बी इंक्रीज इफ़ द प्रपोर्शन क्रॉसेस 10%। जो शेयर है स्टेट गवर्नमेंट का उसे हमें इंक्रीज़ करना चाहिए अगर ये 10% तक बढ़ता है। Thus, there will be one proportion, say 42%, if cess and surcharge exceed 10%, and another share of 41% if they are 10% or below। तो यही बोला गया है कि इसे हमें 42% तक बढ़ा देना चाहिए अगर सेस और सरचार्ज जो है वो 10% हो जाता है, लेकिन अगर वो 10% से नीचे रहता है तो हमें इसे 41% तक करना चाहिए। द फार्मूला में बी नाउंस बाय द 16 फाइनेंस कमीशन विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट डाटा। नाउंस का मतलब क्या होता है, थोड़ी बहुत चेंजेस करके ये फार्मूला जो है वो 16 फाइनेंस कमीशन इसको लगा सकता है, अडॉप्ट कर सकता है
लेटेस्ट डेटा की हेल्प से। एन इशू ऑफ कंसर्न इन रिसेंट ईयर हैज़ बीन दी पुअर परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो सबसे बड़ा इशू था, सबसे बड़ा कंसर्न था, अगर हम लोग पिछले कुछ सालों की बात करें तो वो जो है ना, वो पुअर परफॉर्मेंस है हमारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, जीएसटी की, एंड दी कॉन्सिक्वेंट डिक्लाइन इन, और लगातार जो डिक्लाइन हो रहा है क्या, डिविजिबल पूल, मतलब सेंट्रल की तरफ ज़्यादा जा रहा है और स्टेट की तरफ कम जा रहा है। फॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट एन इशू इन नाउ, लेकिन अभी ऐसा कोई इशू नहीं है। जीएसटी कलेक्शंस हैव मेंटेन गुड ब्योएंसी इन द लास्ट 2 ईयर्स। जो जीएसटी कलेक्शंस है ना हमारा, उसने काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन की है। ब्योएंसी का मतलब होता है स्पीड मेंटेन करना, फ्लो मेंटेन करना। पिछले 2 सालों में जीएसटी स्टिल नीड्स रिकंस्ट्रक्टिंग टू मेक इट ए गुड एंड सिंपल टैक्स। जीएसटी को जो है हमें दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है और उसे एक सिंपल टैक्स बनाने की ज़रूरत है। ये चीज़ें भी जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन को देखनी चाहिए, रिकमेंड करनी चाहिए। द शेयर ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स इन द सेंटर्स डिविजिबल पोल ऑफ टैक्सेस इज डिटरमाइंड बाय ए सेट ऑफ इंडिकेटर्स दैट इंक्लूड्स population, per capita income, area and incentive related factors such as forest cover and demographic change। जो शेयर है ना इंडिविजुअल स्टेट्स का, जो मतलब टैक्स की जो शेयर, जो दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो शेयर होता है, इसको डिटरमाइन किया जाता है एक नंबर ऑफ इंडिकेटर्स के थ्रू कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है उस स्टेट की, उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर कैपिटा मतलब एवरेज इनकम है जो किसी भी पर्सन की, ठीक है, पूरे साल में। एरिया के हिसाब से इंसेंटिव रिलेटेड फैक्टर जैसे फॉरेस्ट कवर कितना है, डेमोग्राफिक चेंज कितना हुआ है, पॉपुलेशन चेंज कितना हुआ है, तो इसके द्वारा इसको डिटरमाइन किया जाता है। इन द केस ऑफ पर कैपिटा इनकम, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेट्स पर कैपिटा इनकम फ्रॉम ए बेंचमार्क। तो अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम के हिसाब से मतलब डिवाइड करें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर, तो डिस्टेंस देखा जाता है कि पर कैपिटा एक बेंचमार्क सेट किया जाता है, मतलब एक टारगेट सेट किया जाता है कि किसी भी स्टेट की पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए किसी भी पर्सन की, ठीक है, पूरे साल में। तो अगर उसका डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब पर कैपिटा इनकम हमने एक बेंचमार्क सेट किया है कि चलो किसी स्टेट में फॉर एग्जांपल असम में जो है वो 100 होनी चाहिए पर कैपिटा इनकम एवरेज, तो अगर वो 100 से कम रहती है, उसका डिस्टेंस जो है वो बेंचमार्क से काफ़ी कम रहता है, यूजुअली केप्ट एट द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ द टॉप 3 स्टेट दैट इज़ यूज्ड एज ए डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो हमें क्या करना है, मतलब जो एवरेज जो टॉप स्टेट्स हैं, 3 टॉप स्टेट्स हैं, तो फिर हमें उनके साथ कंपेयर, हम लोग उसको कंपेयर करते हैं और उसी हिसाब से जो है वो उसकी जो टैक्स शेयर है उसको डिसाइड करते हैं। दिस डिस्टेंस क्राइटेरियन इम्प्लाइज रिलेटिवली लॉर्ज शेयर फॉर रिलेटिवली लो इनकम स्टेट। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, जो लो इनकम स्टेट्स हैं ना उनको लार्ज शेयर मिलता है, जो लो इनकम स्टेट है मतलब जिनकी इनकम कम है उन्हें लार्ज शेयर मिलता है। एट प्रेजेंट इट हैज़ द हाईएस्ट वेट ऑफ 45%, इट हैड एन इवन हायर वेट प्रीवियसली। अभी इसका जो वेट है वो 45% है, पहले जो है वो काफ़ी कम था, मतलब काफ़ी हाई था प्रीवियसली बात करें। मैनी ऑफ द रिचेस्ट स्टेट हैव आर्ग्यूड फॉर ए लोअरिंग ऑफ द वेट गिवन टू दिस क्राइटेरिया। जो बहुत सारी ऐसी रिच स्टेट्स हैं जिन्होंने आर्ग्यू किया है, तर्क दिया है कि इसको जो है वो कम वेटेज जो है वो मिलना चाहिए। However, due attention needs to be paid to the needs of lower income states। लेकिन हमें जो है अटेंशन रखनी चाहिए, मतलब ध्यान देना चाहिए, जो लोअर इनकम स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा शेयर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। These states are expected to provide a relatively large share of demographic dividend to India in future, provided attention is to paid to the educational and health needs of the population। ये जो स्टेट्स हैं ना, ये जो है हमारे इन आर एक्सपेक्टेड, मतलब इनसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लार्ज डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब जो पॉपुलेशन में चेंज होगा उससे जो फ़ायदा होगा वो प्रोवाइड करेंगे इंडिया को फ्यूचर में। तो इनको जो है हमें एजुकेशनल और हेल्थ नीड्स जो है इनकी पॉपुलेशन की, उसे हमें देखने की ज़रूरत है। इट मे बी यूजफुल टू फ्रीज द वेट टू डिस्टेंस क्राइटेरियन एट द करंट लेवल और इवन रिड्यूस इट टू 40%। अभी ज़रूरत है, मतलब शायद कि हम लोग फ्रीज़ कर सकते हैं ये जो हमारा क्राइटेरिया है डिस्टेंस का, इसको 40% तक भी कर सकते हैं। बट सम अपवर्ड एडजस्टमेंट इन द रिसोर्सेज ट्रांसफ़र टू द पुअर स्टेट्स में बी डन थ्रू ग्रांट्स। लेकिन कुछ इसमें चेंजेस की जा सकती हैं, जो पुअर स्टेट्स हैं उनको ग्रांट्स देके, मतलब उनको कुछ पैसा देके। In fact, equalization of the provision of educational and health services should be prioritized in the overall scheme of the resource transfers। तो हम जो है इक्वलाइजेशन ऑफ प्रोविज़न, मतलब एक ही रूल बनाना सभी स्टेट्स के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्वलाइजेशन ऑफ प्रोविज़न। एजुकेशन के रिलेटेड और हेल्थ सर्विसेज के रिलेटेड इसको हम लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग ज़्यादा महत्व दे सकते हैं अगर हम लोग ओवरऑल स्कीम ऑफ रिसोर्स ट्रांसफ़र की बात करें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए लार्ज नंबर ऑफ टैक्स डेवोल्यूशन क्राइटेरिया, हमें ज़्यादा
टैक्स डेवोल्यूशन, मतलब जो टैक्स शेयर है उसे ज़्यादा, मतलब सेंटर के बीच में कितना होगा, स्टेट को कितना हिस्सा मिलेगा, उसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल स्टेट्स में बी गाइडेड बाय द इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल यूजिंग ए लिमिटेड नंबर ऑफ क्राइटेरिया सच एज पॉपुलेशन, एरिया, डिस्टेंस, सप्लीमेंटेड बाय ए सूटेबल स्कीम ऑफ ग्रांट्स। इसे हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम पॉपुलेशन को देख सकते हैं, एरिया को दे सकते हैं, डिस्टेंस को दे सकते हैं, उस हिसाब से भी हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। द इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल इज कंसिस्टेंट विद बोथ इक्विटी एंड एफिशिएंसी। इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल से जो है वो इक्विटी भी आती है, मतलब समानता भी आती है, और इससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है। इट इज़ यूज्ड इन फेडरेशन, इसको कनाडा में भी यूज़ किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी यूज़ किया जाता है। द बेसिक कंसिडरेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग नीड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड इक्विटी कंसिडरेशंस कैन बी रिफ्लेक्टेड थ्रू दीज 3 क्राइटेरिया। तो इन 3 क्राइटेरिया का यूज़ करके, जिसमें पॉपुलेशन हो गई, डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, कि किस स्टेट का कितना एरिया है, कितनी पॉपुलेशन है, उसी हिसाब से जो है वो डिवाइड करना। तो इन 3 चीज़ों को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशंस, अब कुछ रिकमेंडेशन की बात करेंगे। द डेप्ट जीडीपी रेशियो फॉर द कंबाइंड अकाउंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैड पीक्ड एट 89.8% इन 2021। जो डेप्ट जीडीपी रेशियो था, मतलब हम लोग जो है, इसका मतलब क्या होता है डेप्ट जीडीपी रेशियो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या कंट्री की इतनी इनकम है, इतनी जीडीपी है कि वो अपने डेप्ट जो है, उसके जो कर्जे हैं उसको टाइम पे कर सकें। तो ये जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो डेप्ट जीडीपी रेशियो रहता है, ये पीक में था, मतलब एकदम टॉप में था, 89.8% था 2021 में, जिस टाइम कोविड-19 का टाइम था। ऑफ विच द सेंटर्स डेप्ट जीडीपी रेशियो एक्सक्लूडिंग एनी ऑन लैंडिंग टू दी स्टेट्स। इसमें जो सेंट्रल की डेप्ट जीडीपी रेशियो थी, उसमें अगर हम लोग जो स्टेट्स को जो लैंडिंग दी गई थी, जो कर्जा दिया गया था, उसको छोड़ दें, वो 58.7% तक पहुंच गई थी, और स्टेट्स की 31% तक। वाइल दिस नंबर्स हैव बिकम कमिंग डाउन, हालांकि ये जो नंबर्स हैं अभी कम हो रहे हैं, बट देयर आर स्टिल कंसीडर्ड अबव द रिस्पॉन्सिबल फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। लेकिन फिर भी ये जो, मतलब इनको जो है अभी भी जो है ज़्यादा माना जा रहा है। जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट जो देखा जाता है, मतलब जितना एक क्राइटेरिया होता है, उससे ये अभी भी ज़्यादा है। नॉर्म्स ऑफ जो कि 40% और 20% का एक रूल है, जो कि 2018 अमेंडमेंट में हुआ था, ठीक है, उससे ये अभी भी ज़्यादा है। इन 2020-21 द सेंटर्स फिजिकल डेफिसिट हैड शॉट अप टू 9.2% ऑफ जीडीपी एंड दैट ऑफ स्टेट्स टू 4.1%। जो 2021 में जो सेंट्रल का फिजिकल डेफिसिट था वो 9.2% था जीडीपी के, और स्टेट्स का जो था वो 4.1% था। इन व्यू ऑफ द लार्ज डिपॉर्चर्स ऑफ द डेप्ट एंड फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्म्स एंड द रिडक्शन ऑफ द स्टेट्स डेप्ट जीडीपी रेशियो टारगेट टू 21%, द 2018 अमेंडमेंट टू द सेंटर्स एफआरबीएम नीड्स टू बी रीएग्जामिन्ड। अभी क्या हुआ है, अगर हम लोग देखें, इन व्यू ऑफ लार्ज डिपॉजिट्स, मतलब जो एक क्राइटेरिया रखा गया था कि इतना फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, इतना डेप्ट होना चाहिए, इतना कर्जा होना चाहिए, तो उससे हम लोग डिपार्चर हो रहे हैं, मतलब उससे हम लोग जो है काफ़ी दूर जा रहे हैं। और जो रिडक्शन हो रहा है डेप्ट जीडीपी रेशो में, तो जो 2018 में अमेंडमेंट हुआ था ना, उसे हमें दोबारा से री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। दिस वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड बाई द 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी इसको रिकमेंड किया था। द 12th फाइनेंस कमीशन हैड रिकमेंडेड ए टारगेट of 28% consistent with an underlying normal GDP growth of 12%। जो 12th फाइनेंस कमीशन था उसने रिकमेंड किया था एक टारगेट 28% का विद एन अंडरलाइन नॉमिनल जीडीपी ऑफ 12%, ठीक है। तो जो अभी नॉमिनल जीडीपी है उस हिसाब से उसने टारगेट सेट किया था 28% का, ठीक है। इट इज़ जो डेप्ट जीडीपी रेशो रहता है, इट इज़ आल्सो क्लियर दैट द एडजस्टमेंट नीड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ लार्जर दैन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो बहुत ज़्यादा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है रैदर दैन द स्टेट गवर्नमेंट। एट द सेम टाइम ए फ्यू स्टेट गवर्नमेंट्स अपीयर टू हैव रिलेटिवली लार्जेस्ट डेप्ट एंड फिजिकल डेफिसिट नंबर्स रिलेटिव टू देयर जीएसडीपी। ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनका लार्जर डेप्ट है, मतलब उनका कर्जा भी ज़्यादा है, और उनका फिजिकल डेफिसिट, मतलब उनकी जो इनकम है वो कम है और उनका जो खर्चा है वो ज़्यादा है, अगर हम लोग नंबर्स की बात करें। इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू कंसर्न्स अपीयर। इस संदर्भ में हम लोग देखें तो दो चिंता की बातें हैं। दिस रिलेटिव टू प्रोलिफरेशन ऑफ सब्सिडीज एंड द री इंट्रोडक्शन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम इन स्टेट्स विदाउट ए क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग एंड रिजल्टेंट फिजिकल बर्डन। इसमें दो मेन चीज़ें हैं। जो सब्सिडीज़ को दिया जाता है, मतलब जो पैसा दिया जाता है, जैसे आप सिलेंडर खरीदते हो उस पर आपको थोड़ा सा पैसा वापस आता है, तो ये जो प्रोलिफरेशन हो रहा है, मतलब स्प्रेड किया जा रहा है, सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम्स कुछ स्टेट्स में वापस से री इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है, तो उसका वो जो है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो गया है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम लोग सोर्सेज कहाँ से देंगे।
पैसा कहाँ से आएगा ओल्ड पेंशन स्कीम देने में, तो इससे काफ़ी बर्डन हो गया है। ऑफन सच सब्सिडीज़ आर सॉट टू बी फाइनेंस बाय द रेजिंग द फिजिकल डेफिसिट। तो ये जो सब्सिडीज़ है ना, इनको कहाँ से दिया जा रहा है, कहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, जो फिजिकल डेफिसिट है ना उसकी वजह से ही जो है वो रेस हो रहा है। रिफॉर्म्स बर्थ परस्यूइंग, ऐसी चेंजेस, बर्थ का मतलब होता है कीमती, ज़रूरी, जो कि हमें परस्यू करना मतलब उसको लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी चेंजेस, वन इनोवेशन विच मे बी रेलिवेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज़ टू सेटअप ए लोकल काउंसिल्स। तो पहली इनोवेशन जो हम लोग चेंज जो है वो जो हम लोग कर सकते हैं, जो रेलेवेंट होगी, ज़रूरी होगी, कि हम लोग एक लोन काउंसिल सेटअप कर सकते हैं, जो कि रिकमेंड किया था 12th फाइनेंस कमीशन द्वारा। दिस इंडिपेंडेंट बॉडी शुड ओवरसी द लोन मैग्नीट्यूड्स एंड प्रोफाइल्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, इसको देखना चाहिए कि लोन मैग्नीट्यूड क्या है और प्रोफाइल्स क्या है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, उन्होंने कितना लोन लेके रखा हुआ है। दिस 16 फाइनेंस कमीशन शुड एग्जामिन द सब्जेक्ट ऑफ नॉन मैरिड सब्सिडीज इन डिटेल। और उनको उन सब्सिडीज़ के बारे में भी देखना चाहिए जो कि नॉन मैरिट है, मतलब जिनको देना जरूरी नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लगातार वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। However, the exclusion of unjustified subsidies while determining grants may cause the Finance Commission to be caught in political crossfire। लेकिन एक्सक्लूड करना जो अनजस्टिफाइड सब्सिडीज़ है, मतलब जिनको देना जरूरी नहीं है, अगर उनको जो है जो एक्सक्लूड कर देगी, मतलब उनको जो है ख़त्म कर देगी अगर फाइनेंस कमीशन जब वो ग्रांट प्रोवाइड करेगी, तो इससे फाइनेंस कमीशन को जो है वो पॉलिटिकल क्रॉस फायर का सामना करना पड़ सकता है, मतलब पॉलिटिकल उन पे प्रेशर आ सकता है। एट द सेम टाइम वन कैन नॉट अफोर्ड टू बी रिलैक्स विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडीज़ एंड फिजिकल डेफिसिट। लेकिन सही इसी टाइम पे कोई भी जो है वो रिलैक्स नहीं हो सकता है, जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, तो लगातार घाटा हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट हो रहा है। द फाइनेंस कमीशन शुड बी स्ट्रिक्ट अबाउट स्टेट्स मेंटेनिंग फिजिकल डेफिसिट विद इन लिमिट्स। फाइनेंस कमीशन को एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको जो फिजिकल डेफिसिट है उनको जो है वो कंट्रोल में रखना है। इट शुड प्रोवाइड कैरेट्स, कैरेट्स का मतलब होता है कोई फ़ायदा प्रोवाइड करना, कोई प्रॉफिट प्रोवाइड करना अपना काम निकालने के लिए। तो कुछ कैरेट्स प्रोवाइड करने चाहिए स्टेट्स को कि किस तरह से वो अपना फिजिकल डेफिसिट मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग फिजिकल परफॉर्मेंस एज ए क्राइटेरियन इन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टिक्स फॉर दोज दैट एक्सीड फिजिकल डेफिसिट। मतलब उनको जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, जो अच्छी परफॉर्मेंस रहते हैं, अगर वो अपना फिजिकल जो है उसको जो उनको घाटा हो रहा है उसको मेंटेन करने में, मतलब उसको अच्छा करने में रहते हैं, और उनके खिलाफ स्टिक रहने की ज़रूरत है, जो कि अपना फिजिकल डेफिसिट जो उनको लिमिट है उसको ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं, उनको घाटा ज़्यादा हो रहा है। बाई सूटेबली एक्टिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग एलॉइड। तो कितनी वो ख़रीद कर सकते हैं उसमें वो जो है एक रोक भी लगा सकते हैं, एक लिमिट लगा सकते हैं, तो ये सब जो है वो कर सकते हैं। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। काफ़ी लंबा आर्टिकल था, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ाया हूँ, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, तो आपको फटाफट टेलीग्राम पे जाना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया होगा, तो एक बार इसको खुद से जल्दी से रीड कर लेना, आपको पूरा आर्टिकल जो है वो समझ में आ जाएगा। एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने के लिए ये आर्टिकल्स काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके खुद के नॉलेज के लिए। तो जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पीडीएफ और डेली वीडियो लिंक जो है वो मिल जाएगा। डेली जो मेरा वीडियो है शाम को 7 बजे जो है मैं कोशिश करता हूँ अपलोड करने की, लेकिन डेली जो है वो रात को मेरा वीडियो जो है वो आता है, अपलोड होता है। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा मैं टेलीग्राम पे लिंक दे दूँगा। यूट्यूब को अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, तो आपको नोटिफिकेशन भी जो है वो मिल जाएगा। कॉन्टीन्यूसली इन लेक्चर्स को देखो, आपको 1-2 महीने में फ़र्क दिखेगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा और आपका नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होगा। तो मेरा नाम है अभिलाष, जय हिंद।